हेलो एवरीवन। कल हमने अपना कथा दो बैलों की कथा मुंशी जी के द्वारा लिखी गई थी कंप्लीट कर लिया था। आज हम यात्रा वृतांत जो साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहुल जी का जीवन परिचय हम जान लेते हैं। ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये राहुल सांकृत्यायन जी की ही है और इनका जन्म ननिहाल में हुआ था। इनके अपने नानी के घर इनका जन्म हुआ था। 1893 में पंदाहा गांव में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे साहित्यकार हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका मूल नाम यानी वास्तविक नाम केदार पांडे था। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा काशी और आगरा से पूर्ण की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए ये लाहौर चले गए क्योंकि तब तक भारत एक था, विभाजन नहीं हुआ था। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था और अपना नाम केदार पांडे से बदलकर राहुल सांकृत्यायन रख लिया था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया था। इनकी मुख्य रचनाएं मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में संकलित की गई है। 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमाग की गुलाम, घुमक्कड़ शास्त्र, दर्शन दिग्दर्शन। इनके द्वारा लिखा हुआ पाठ लहासा की ओर एक यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। लेखक ने यह यात्रा 1929 से 1930 के बीच में नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेज़ों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत में यात्रा के लिए जाने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए लेखक ने यह यात्रा छद्म वेश धारण कर यानी झूठा वेश धारण कर, वेश बदल कर की थी। वे आसान अपने असली रूप में न जाकर एक भिखारी के वेश में तिब्बत यात्रा पर गए थे। पाठ शुरू करती हूँ। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फटिकलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना हुआ था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। वैसे यह मुख्यतः व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, जिससे होकर व्यापारी और सैनिक आते जाते थे, परंतु इसी रास्ते से नेपाल और भारत के लोग भी आते जाते थे। इसीलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता बताया है। लेखक लिखते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजियों की चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी सैनिक रहा करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और वीरान हो गए हैं। लेकिन उन किलों के कुछ हिस्सों में वहाँ के किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, अर्थात बस गए हैं। इसीलिए उन किलों के कुछ हिस्से आबाद थे। ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी किले, परित्यक्त जो त्यागा हुआ होता है, जहाँ छोड़ चुके थे लोग, में लेखक और उनके मित्र चाय पीने के लिए रुके। तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था और न ही वहाँ की महिलाएं पर्दा करती थी। हाँ, चोरी के डर से निम्न स्तर के भिखारियों को घरों के भीतर घुसने नहीं दिया जाता था, मगर अपरिचितों को भी घरों के अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। अपरिचितों द्वारा चाय का सामान देने पर घर की महिलाएं, बहू, सास, बेटी कोई भी उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। वहाँ पर मक्खन और नमक की चाय पी जाती है। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के बाद जब वे आगे चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे 2 चिटे यानी प्रवेश पत्र, परमिशन लेटर, राहदारी मांगी। राह का खर्च, आजकल हम टोल टैक्स देते हैं। ये चिटे उन्हें गांव के एक पुल को पार करने के लिए देनी पड़ती थी। पुल पार करने के बाद वो थोंकला के पहले पड़ाव वाले आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ सुमति, जो
सांकृत्यायन जी के बौद्ध भिक्षु मित्र थे की पहचान होने के कारण भिखारी के भेष में होने के बावजूद भी उन्हें रहने की अच्छी जगह मिल गई। लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे, तब उन्हें रहने की जगह अच्छी नहीं मिली थी और उन्हें एक झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, जबकि वे उस समय भिखारी के वेश में नहीं बल्कि अच्छे यात्री के वेश में थे। भद्र बोलते हैं अच्छे को। लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य डांडा यानी पहाड़ थोंकला पार करना था, जो सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 1600-1700 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांव का कोई नामो निशान नहीं था। डाकुओं के छिपने की यह सबसे सुरक्षित जगह थी और सरकार भी इस तरफ से लापरवाह थी, यानी सुरक्षा पर बहुत अधिक खर्च नहीं करती थी। इसीलिए यहाँ अक्सर लूटपाट और हत्याएं हो जाया करती थी। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें इस तरह की कोई चिंता नहीं थी, परंतु मन में डर बना था। यहाँ हथियार का कोई कानून भी लागू नहीं होता, इसीलिए लोग अपने सुरक्षा के लिए हथियार भी रखते, जैसे यहाँ लाठी डंडे रखते हैं, वहाँ बंदूक पिस्तौल आदि रखते हैं। लेकिन थोंकला पहाड़ की उस दुर्गम चढ़ाई में जाना बहुत मुश्किल कार्य था और उनका अगला पड़ाव लंकोर में था, जो वहां से तकरीबन 16-17 मील की दूरी पर था। इसीलिए दूसरे दिन उन्होंने लेखक और उनके मित्र डांडे को पार करके उससे आगे बढ़ गए और उन्होंने वहां से घोड़ा ले लिया। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दे रही थी। वहां स्थानीय देवता का मंदिर भी बना हुआ था। पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा, जिससे उनके साथी आगे निकल गए और वो रास्ता भटक गए और वे बाएं रास्ते की ओर यानी गलत रास्ते की तरफ 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में उन्होंने वहां स्थानीय लोगों से पूछकर वापस सही रास्ते अर्थात लंकोर के रास्ते की तरफ, जो दाहिनी ओर से जाता था, उस तरफ मुड़ गए। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिससे उनके मित्र सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्दी ही उनका गुस्सा ठंडा भी हो गया और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहर गए। उसके बाद वो तिंकरी के मैदान में पहुंचे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू के जैसा प्रतीत होता था, जिसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम था तिंकरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमति के बहुत से परिचित थे, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें बोध गया से लाए गंडे देना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर उन्हें पैसे देने का वादा भी किया कि जितने पैसे तुम गंडे देकर प्राप्त करोगे, उतने पैसे मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर दे दूंगा। इस बात पर सुमति मान गए और उन्होंने आगे का रास्ता तय करना शुरू कर दिया। वहां से उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसीलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। कुली न मिलने पर वे अपना सामान पीठ पर लादे और हाथ में डंडे लिए चल रहे थे। सुमति यहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए आग्रह किया। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी। इन जागीरों का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद करता था और जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। बेगार यानी फ्री में मिल जाते थे, बेकार में। बौद्ध भिक्षु भी खेती अपनी निगरानी में करवाते थे। लेखक शेखर की खेती के मुखिया नमसे बौद्ध भिक्षु, जो बड़े भद्र व्यक्ति थे, सज्जन थे, उनसे मिले। उनके मठ में एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बौद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। अब लेखक इन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से अनुमति मांगी, जिसे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया। दोपहर तक अपने यजमानों से मिलकर सुमति भी वापस आ गए।
चूंकि तिंकरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर लादा और नमसे से विदा लेकर वे आगे चल दिए। ये यहाँ मैंने सार रूप में आपको भेजा है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो कल हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे।